हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं अपने क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो अब 9th ख़त्म करके 10th में जाने वाले हैं। तो 10th की टेंशन तो अलग है, लेकिन भाई 9th का फाइनल एग्ज़ाम है, किस तरीके के करें प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन तो आपको हम करा चुके हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, यानी कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। एग्ज़ाम होने वाले हैं तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर के थ्रू। तो अभी तक हम क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के 2 सैम्पल पेपर्स दे चुके हैं। ठीक है, आप सभी ने करे हैं ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर, यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3। इसके ज़रिए भी हम थोड़ा, क्योंकि भाई प्रैक्टिस में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 से 5 साल के आप सॉल्व करो। आपके स्कूल में प्रोवाइड कराए जाते होंगे आप लोगों को, जो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स रहे होंगे। उसी तरीके से हमें सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने चाहिए एटलीस्ट 4 से 5। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने से एक तो रिवीजन हमारा होता ही होता है, दूसरा पेपर पैटर्न हमें बहुत अच्छे से एकदम मेमोराइज हो जाता है कि इसके बाद ये आने वाला है, इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इस तरीके से हो जाता है। फिर चूँकि हम सैम्पल पेपर हम लिख के सॉल्व करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं कि कितने टाइम में हम क्या चीज़ें, कौन सा सेक्शन हमें सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा रिटन प्रैक्टिस में हमारी मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं, स्पीड अच्छी बनती है, साथ ही साथ हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हम सैम्पल पेपर को लिख कर सॉल्व करते हैं। तो ज़रूरी है कि कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर हमें हर साल, जैसे अभी तो आप 9th में हो तो हर सब्जेक्ट के आप ऐसे सॉल्व करो। फिर अभी नेक्स्ट ईयर जब 10th में आओगे तब भी आपको ये करना है। 5 से 6 सैम्पल पेपर जो है वो बोर्ड क्लासेस के लिए आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। तो चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए। ठीक है, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3। तो अभी तक 2 कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये सेशन 2024-25 के लिए है, पेपर कोड है 002। ठीक है, याद रखिएगा। 2 कोर्स होते हैं, कोर्स ए और बी, इन दोनों का पेपर कोड अलग अलग होता है। कोर्स ए का पेपर कोड 002 होता है, कोर्स बी का पेपर कोड 085 होता है, और यही पेपर कोड आपका क्लास 10th में भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेम। तो शुरू करें। जब पेपर आपके पास में आएगा तो आपको दिए जाते हैं 3 घंटे और 80 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है। लेकिन ये पेपर लिखने से पहले जो भी आपका टाइमिंग होता है उसके 15 मिनट पेपर आपको पहले मिल जाता है। तो उस 15 मिनट को आप यूटिलाइज़ करना सीखो। ये एक बेस्ट होता है कि हम 3 घंटे से ज़्यादा का समय ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट पहले पेपर आपको मिल गया तो उस दौरान जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं उनके आंसर्स निकाल लीजिए। जो गा खंड में आपके पास गद्यांश और पद्यांश दिए गए उनके आंसर्स निकाल लीजिए। प्लस आपके पास पूरा पेपर पढ़ने का सफिशिएंट टाइम होता है। तो उस 15 मिनट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, और जो भी सेक्शन आपको टफ लगता है वो सेक्शन आप पढ़ लो पूरा का पूरा। तो चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया वो 15 मिनट को यूटिलाइज़ करने का तरीका। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हर पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें भी आप पढ़िएगा। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर में 15 प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न करने। अब आप कहोगे मैम ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल हैं ऑप्शंस। इन 15 प्रश्नों के अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपके पास ऑप्शंस होंगे, वरना जो 15 प्रश्न है वो तो आपको सारे के सारे करने हैं, कोई ऑप्शन आपके पास वहाँ पे मौजूद नहीं है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, का, खा, गा, घा। तो इन 15 प्रश्नों को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड का में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें से उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो ध्यान रखिए, खंड का जो कि हमारा अपठित बोध है, इसमें 2 प्रश्न हैं, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। 5 प्रश्न गद्यांश में है, 5 प्रश्न पद्यांश में। ठीक है, तो टोटल 10 प्रश्नों के, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं। फिर आते हैं खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो खंड खा आपका व्यवहारिक व्याकरण है, जिसमें पे आपके पास में 4 टॉपिक हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इन सब पर आपके पास में प्रश्न रखे जाएंगे 20, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 16 प्रश्न। ठीक है, ऑप्शंस मिल गए 4 प्रश्नों का। फिर आ जाते हैं खंड गा। खंड गा में कुल 5 प्रश्न में, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है। अब जो खंड गा दिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। इनसे प्रश्न रखे गए हैं 5। ठीक है, 5 प्रश्न में आपके पास गद्यांश पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। गद्यांश पद्यांश पर जो गद्य खंड और पद्य खंड पर आपके पास में वर्णात्मक प्रश्न है, और कृतिका पर आधारित आपके पास में प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। तो करीबन उप प्रश्न है 21 आपके पास में। हर प्रश्न के साथ ऑप्शन मौजूद हैं, आपको निर्देश के अनुसार काम करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं खंड घा, जिनमें कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। खंड घा में आपके पास 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारा रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न है, जिसमें अनुच्छेद है, पत्र है, आपके पास में ईमेल है, संवाद है और साथ ही साथ सूचना है। इन पर आधारित आपके पास प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न के साथ आपके पास विकल्प मौजूद हैं। इन विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? हर जगह निर्देश दिए रहेंगे, हर प्रश्न के साथ उन निर्देशों को समझना है और उनके अनुसार काम करना है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दें। हर प्रश्न के साथ निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देशों के अनुसार आपको काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। निर्देश पढ़ने और समझने जरूरी है। चलिए अब आ जाते हैं खंड का, जहां पर हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। इसे पढ़ना है। इस पर 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक प्रश्न दिए गए। बहुविकल्पीय आपका 1-1 नंबर का रहेगा, 3 नंबर के हो जाएंगे, और जो वर्णात्मक प्रश्न है वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 4 नंबर के। तो 3 और 4 7 नंबर का, यानी कि अपठित गद्यांश 7 नंबर का रहेगा। सेम एज इट इज आपके पास पद्यांश भी आएगा। तो पहले हम गद्यांश कर लें। देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये होगा आपका 7 नंबर का। क्या दिया गया है? मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना था। ठीक है, किसके? यमराज के घर का। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है, तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है, परंतु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा है। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया। पिता की आज्ञा के पालन करने में उसे जो शांति मिल रही थी, वह भूलोक के मायाग्रस्त जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, उस समय संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः द्वारपालों ने उन्हें भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरे पर बैठाकर यम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। ठीक है, तो भाई यमराज थे नहीं, तो बाहर बैठकर चबूतरे पर वो यम यानी कि यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इस पर है आपके पास 5 प्रश्न। पहले 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक। क्या है? लोगों का मन भयभीत क्यों था? मृत्यु के भय के कारण, पुत्र या पत्नी के वियोग के कारण, यमराज के डर के कारण, हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं के कारण। तो वो भयभीत क्यों थे? हृदय में जो उन्हें पता था कि हमने ये पाप किया है, तो इसके चलते हमें ये जो तकलीफ है ये भोगनी पड़ेगी, इसीलिए सब भयभीत थे। तो क्या है? हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं के कारण सभी के दिल भयभीत थे। नेक्स्ट आते हैं, वृक्ष के नीचे नचिकेता को किसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी? वो वृक्ष के नीचे बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? एक चबूतरे पर वृक्ष के नीचे बैठकर वे यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे।
यमराज की, पिता की, अन्य लोगों की या द्वारपालों की? तो सही क्या है? यमराज की। नेक्स्ट है भूलोक का समानार्थी शब्द क्या होगा? भूलोक क्या है? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नर्क लोक या यमलोक? तो भूलोक का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी लोक, यानी कि पृथ्वी पर जहां हम सभी लोग रहते हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची भू है, भू, धरा, धरती, है ना, मही, सभी यही कहते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी लोक होगा। अब 3 हमारे पास बहुविकल्पी हो गए, अब हमारे पास 2 वर्णात्मक आएंगे। क्या दिया गया है? नचिकेता ने लोगों को अपने कर्मों के कारण किस दशा में देखा? उन्होंने सभी को भयभीत देखा। सब अपने अपने कर्मों, अपने अपने पाप के कारण जो है वो कांप रहे थे, डर रहे थे। नचिकेता ने लोगों को अपने कर्मों के कारण मृत्यु से घबराते हुए देखा, कि उन्होंने को पता था कि भाई हमने जो कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए वो सभी डर रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, यमराज के निवास की ओर जाते हुए नचिकेता आनंद का अनुभव क्यों कर रहे थे? क्योंकि सब तो डर रहे थे, मगर ये बड़ा आनंदमय थे। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी पिता का आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो कोई कर्म भोगने नहीं आए थे, है ना। नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए यमराज के निवास की ओर जाते हुए वे आनंद का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उनको जो है अपने किए गए कर्मों से कहीं पे भी पछतावा नहीं था। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि मैंने कोई गलत कार्य किया है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में हमारे सामने एक अपठित काव्यांश रखा जाएगा, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक है। उन प्रश्नों को हमें करना है, ठीक है। जो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों ना देती स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित करता। अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा, भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भुजबल है, जिससे सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनित नभ तल है। तो यहाँ पर मनुष्य के कर्म करने पर बात दी गई है। प्रकृति का, सारी चीज़ों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि प्रकृति भी कर्म करके, भाई उसके पास भी रत्न कहाँ, उसके गर्भ में रहते हैं। तो उस तक पहुँचने के लिए हमें उसका जो है उसको खोदना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें वो जो है रत्न प्राप्त होते हैं। अगर भाई बिना कर्म के सब कुछ मिल जाता तो पृथ्वी सारे रत्न ऐसे ही उगल कर दे देती, क्यों वो अपने अंदर छिपा कर रखती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस धरती पर आए हैं, कर्म को सर्वोच्च परी बताया गया है, अपनी ताकत के बल पर कर्म करने को बोला गया है। धरती और आकाश किसके कारण झुकने को विवश हुए हैं? भाग्य के कारण, आंधी के कारण, परिश्रम के कारण या तूफान के कारण? भाई धरती और आकाश भी किसके कारण झुकेंगे? वो है परिश्रम के कारण। आप जितनी मेहनत करेंगे आप धरती और आकाश को भी झुका लेंगे। कहने झुकाने का तात्पर्य लिटरली झुकाने से नहीं है, मतलब हम अपने कर्मों द्वारा इतने प्रसिद्ध होंगे कि धरती और आकाश पर भी हमारा नाम लिखा जाएगा। नर समाज में कौन सा असमास है? अच्छा, समस्त नहीं है, समास है। क्या है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो देखिए नर समाज, तो क्या होगा नर समाज का? यहाँ पर सीधा सीधा वो है आपका नर और समाज। हाँ बात सही है, क्योंकि यहाँ पर नर समाज से नर का समाज नहीं है, इन्होंने बोला नर और समाज, यानी कि एक मनुष्य और समाज, इन दोनों का ही एक ही कर्म है। क्या है? कर्म करो, एक ही भाग्य है, अपने भुजबल पर करो। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। वैसे अगर हम नर समाज के बीच योजक नहीं लगा होता तो हम यहाँ पर देखो, हमेशा याद रखना द्वंद्व समाज में बीच में योजक लगा होता है, तो हम उसको हटा के और लगाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नर समाज होता तो नर का समाज होता, ठीक है ना।
तब वहां पर तत्पुरुष समास हो जाए, लेकिन योजक लगा है इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। और विग्रह करने पर होगा क्या, नर और समाज। भाग्यवाद को किसका हथियार कहा गया है? दूसरों का शोषण करने का अस्त्र, दूसरों की सहायता करने का अस्त्र, दूसरों की सेवा करने का अस्त्र, या सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर भाग्यवाद जो है वो दूसरों को शोषण करने का अस्त्र है। यानी कि शोषण कैसे, यानी कि अब जैसे मान लीजिए अगर किसी को, कोई व्यक्ति को कोई चीज़ मुहैया नहीं हुई, नहीं मिला, तो क्या कि तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तो उसका भाग्य कहकर हम उसका शोषण कर रहे हैं। उसको बोलो कि भाई तुम इस चीज को इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि तुमने परिश्रम नहीं किया था। तो हम अगर किसी को कोई चीज नहीं दे पाते, तुम सीधे कहते हो तुम्हारा भाग्य नहीं, तो एक तरीके से उसका हम शोषण कर रहे हैं, है ना। तो भाग्यवाद क्या है, वो दूसरों का शोषण करने का अस्त्र होता है, हथियार होता है। भाग्यवादी सफलता के बारे में क्या मानते हैं? भाग्य में लिखी होने पर सफलता मिलती है, कर्म करने पर सफलता मिलती है, परिश्रम करने पर सफलता मिलती है, या मेहनत करने पर सफलता मिलती है? आप बताइए क्या होता है। भाग्यवादी ये मानते हैं कि भाई भाग्य में लिखी होने पर ही सफलता, क्योंकि वो तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो क्या होगा, भाग्य में लिखी होगी तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। काव्यांश में निहित संदेश क्या है? लास्ट पंक्तियों में संदेश दिया गया है, क्या है? भाग्य का सहारा त्याग कर परिश्रम करना, परिश्रम का सहारा त्याग कर भाग्य पर भरोसा करना, भाग्य और परिश्रम का सहारा लेना, भाग्य और परिश्रम का त्याग करना। तो सही क्या है? भाग्य का सहारा त्याग कर परिश्रम करना। भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, हमें कर्म करना है, परिश्रम करना है, तभी हमें सही चीज जो है वो मिल पाएगी। चलिए अब हम आ गए खंड खा, जहां पर हमारे पास में हमारे व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 16 प्रश्न करने। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क्या है भाई, यहाँ पर 4 नंबर का ये है, क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए किन्हीं 2 का। तो आपको 2 का करना है, तो 2 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का 1 नंबर का 1। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले उपसर्ग आधारित पृष्ठ दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बावजूद है, तो ये कैसे बनेगा? आप देखिए, बा आपका उपसर्ग है और उसके सामने वजूद, वजूद जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, आग्रह, तो यहाँ पर क्या है, आ आपका उपसर्ग है और ग्रह आपका मूल शब्द है। सत्कार, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सत प्लस कार। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मूल शब्दों का अपना कोई ना कोई इंडिविजुअल अर्थ होता है। तो जब भी हम किसी शब्द से मूल शब्द, उपसर्ग या उपप्रत्यय अलग कर रहे हैं, तो मूल शब्द जब भी आप अलग करोगे उसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वजूद मतलब अस्तित्व, ग्रह मतलब आपका नक्षत्र, फिर आप कहा जाता है कार, कार आपको पता, कार इंग्लिश वाला कार नहीं होता, यहाँ पर काम से लिखा जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर हर शब्द का अपना एक अर्थ है। तो देखिए क्या है, बा प्लस वजूद, आग्रह का आ प्लस ग्रह, सत प्लस कार। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास में यहाँ क्या दिया गया है, प्रत्यय। तो यहाँ पर वाक्यों, तो क्या हो जाएगा, वाक्यों। प्रति प्लस या, प्रतियां। कन प्लस इष्ट, कनिष्ठ। ठीक है, तो देखा आपने, हमने क्या था, यहाँ मूल शब्द से हमें प्रत्यय जोड़ने थे, हमने मूल शब्द से प्रत्ययों को जोड़कर यहाँ पर बना दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्न निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। अब समास आधारित हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं 5, जिसमें से हमें करने हैं 4। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर जो है, जो निर्देश दिए गए हैं, विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है यथा साध्य। ठीक है, अब साध्य के अनुसार या साध्य विधि से, जिसे साधा जा सके, जिसे किया जा सके। तो यहाँ पर पहला शब्द आपका अव्यय है, पूर्व पद, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय भाव
समास। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यथा साध्य, जितना साधा जा सके या जो साध्य हो, अव्यय भाव समास। क्योंकि जो यथा शब्द है, जो पूर्व पद है, वो क्या है आपका अव्यय है, तो इसलिए सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट आते हैं पंसेरी। तो यहाँ पर क्या है, पांच सेरी, पहला पद आपका संख्यावाचक है, इसलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांच शेरों का समूह या पांच शेरों का समाहार। शेरों का मतलब होता है, जो एक शेर होता है ना उसमें 5 किलो होता है, ठीक है, मतलब एक शेर जो माना जाता है ना उसमें क्या होता है, 5 किलो होता है। तो 5 शेरी हम लगाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा पंसेरी। तो ये हो जाता है द्विगु समास। मुख ही है चंद्रमा, समस्त चर लिखिए। तो यहाँ पर मुख ही है चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि मुख की जो विशेषता बताई जा रही है कैसे, वो चंद्रमा के समान है। तो मुख चंद्र है, चंद्रमा के समान मुख, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं प्राप्त है उदक जिसको, तो क्या होगा, प्राप्त उदक, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, क्योंकि प्राप्तोदक शब्द हम किसी एक के लिए इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हम किसी को बोल रहे हैं, किसी को कोई चीज़ मुहैया है, तो वो पर्टिकुलर एक को ही मुहैया होगी ना, तो वो हो जाएगा प्राप्तोदक उसके लिए, ठीक है, बहुव्रीहि समास। तीन लोकों का समाहार, तो क्या हो जाएगा, त्रिलोक, ठीक है, क्या होता है, त्रिलोक। तो यहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास है। तीन लोकों का समाहार त्रिलोक, तीन लोकों का समूह यानी कि द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आपके सामने 4-5 प्रश्न रखे गए हैं, आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने, ठीक है। देखिए क्या दिया है, कृपया शांति बनाए रखें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उसे आज्ञा दे रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखिए, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है दशरथ अयोध्या के राजा हैं, अब अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये सिंपल एक सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट है रश्मि आग लगाती है, अब इसे प्रश्नवाचक वाक्य में होगा। क्या रश्मि आग लगाती है, रश्मि कैसे आग लगाती है, रश्मि क्यों आग लगाती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या रश्मि आग लगाती है। और हाँ, जो कि प्रश्नवाचक बनाएंगे तो एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है मोनिका लड़ाई कर रही है, संदेहवाचक वाक्य में, डाउट, शायद मोनिका लड़ाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य में है, तो हम इसके साथ शायद या संभवतः लगा दें। तो देखिए क्या है, संभवतः मोनिका लड़ाई कर रही है अथवा शायद मोनिका लड़ाई कर रही है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको संदेहवाचक वाक्य बनाना हो, ये शायद या संभवतः जैसा वाक्य शब्द लगाकर आप सेंटेंस बना दोगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या समीर हंस रहा है, इच्छावाचक वाक्य में बताइए। काश समीर हंस रहा हो, या काश समीर हंस रहा है, या काश समीर हंसता रहे, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काश समीर हंस रहा हो, ठीक है। तो ये 5 वाक्य थे, हो गए। अब छठा हमारे पास में क्या है, अलंकार। चौथा हमारा जो 4 चीजें ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। तो चौथा हमारा टॉपिक है अलंकार, जहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं शब्दालंकार। कौन से अलंकार हैं, शब्दालंकार। इन शब्दालंकार में आपके 3 ही भेद आ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर क्या, चमक रही चपला चमचम, तो यहाँ पर क्या है, चमक रही चपला चमचम, तो यहाँ पर सीधे से चा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, माँ वर्ड की आवृत्ति है, माँ 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 माँ,
मधुर का माँ, मधुर का माँ, मुस्कान का माँ, मनोहर का माँ, मनुज का माँ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो अब यहाँ पर क्या है, केकी, केकी का मतलब क्या होता है, मोर। अब इनके जो नुपुर, इनके बोलने की जो उसकी जो धुन है वो कैसे है, घुंघरुओं की तरह होती है। तो इससे जगती जगती की मूक प्यास, यानी कि पूरा जितना भी जगत है, पहली यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया, जगती और जगती। एक जगती का मतलब क्या है, जाग जाना, और दूसरी जगती का तात्पर्य है इस पूरे संसार से। इसलिए एक शब्द दो बार आया, दोनों बार अर्थ अलग, तो ये होगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूजी भजन जाते कयो, सोना भजय गंवार। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला देखिए, भजन कहो ताते भजो, भजो मतलब यहाँ पर भजन को गाने से है। भजो न एको बार, यानी कि उसने एक बार भी नहीं गाया। दूजी भजन जाते कयो, सोना भजो गंवार। तो ये भजाओ और ये दोनों का मतलब तो भजना है, और यहाँ पर क्या है, भजाओ का मतलब है ग्रहण करना, यानी कि गंवार जो है उसके अंदर का जो सार तत्व है उसे ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर भी एक ही शब्द दो बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। तो यहाँ पर क्या है, माया, माया का मतलब क्या होता है, धन। महाठगनी, हम जाने, हम जानते हैं कि वो बहुत ठगनी है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी, यानी कि उसके अंदर ना जाने कितने गुण हैं और वो मधुरवाणी बोलती है। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी, यहाँ पर महाठगनी में जो है आपका श्लेष अलंकार है। माया जो है वो इसके कारण लोगों के अंदर जो है बहुत तरह के गुण विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को ठगती भी है, यानी कि बेवकूफ़ बनाती है। पहला मतलब तो ये हो गया। दूसरा, उसी के कारण लोग मधुर वाणी बोलते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। तो यहाँ पर दो विपरीत स्वभाव का तात्पर्य महाठगनी से लिया गया है, एक तो दूसरों को बेवकूफ़ बनाना और एक दूसरों के से मधुर बातें बोलना। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा में हमारे पास हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। इसमें है काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में आपके पास में 7 अध्याय हैं, गद्य खंड में 6 अध्याय हैं। अब इन अध्यायों पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर गद्य खंड दिया गया है। गद्य खंड के जो 6 अध्याय हैं उनमें से किसी भी अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न करने हैं, कोई भी ऑप्शंस आपके पास में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो क्या दिया गया है। देखिए अनुच्छेद पहले हम देखते हैं कौन सा दिया गया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती। तो ये समझ में आ गया, पहला ही चैप्टर है, कौन सा, हीरा मोती। ठीक है, तो 2 बैलों की कथा जो हमारे पास चैप्टर दिया गया था ना, वही चैप्टर है। चलिए देखिए क्या है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी कि एक दूसरे के सामने बैठे रहो, एक दूसरे से चुप रहकर ही आपस में बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते ये हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते। कैसे समझते थे भाई, उनकी अपनी एक भाषा होती है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किस तरीके से हीरा मोती के संबंध को इस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो। ठीक है, दोनों कोशिश करते कि भाई ज़्यादा वेट मेरे ही कंधे पर होना चाहिए, किसी दूसरे के कंधे पर ना हो। ठीक है, चलिए अब इस पर है आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पांचों को हमें करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। झूरी काछी के दोनों बैल किस जाति के थे? कौन सी जाति थी? पछाई जाति के थे, है ना। पछाई जाति के, साहीवाल जाति के, लाल सिंधी जाति के या गिर जाति के? तो सही क्या है? पछाई जाति के। नेक्स्ट है, हीरा मोती में कौन सी गुप्त शक्ति थी? कौन सी गुप्त शक्ति थी? मूक होकर भी एक दूसरे की बात समझने की, परस्पर वार्तालाप की, इनमें से कोई नहीं, भारी से भारी वजन उठा लेने की। तो दोनों में कौन सी बात थी? ये क्या थी कि भाई मूक होकर भी एक दूसरे से बात समझने की, चुप थे लेकिन तब भी एक दूसरे की बात को समझते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कथन से लेखक का क्या आशय है? अब इस कथन से लेखक का क्या मतलब है देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो अब इनमें से कोई नहीं के लिए पहले हमें वाक्य पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए क्या है, मनुष्य परस्पर बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। सभी जीवों में श्रेष्ठ होने के बावजूद मनुष्य बिना वार्तालाप के एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। ठीक है, मौन होकर भी एक दूसरे के मन की बात समझना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो यहाँ पर जो सही है वो है, सभी जीवों में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी मनुष्य बिना वार्तालाप के एक दूसरे की मन की बात नहीं समझ सकते। हम अगर बात ना करें तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मन की बात को नहीं समझ सकता, जबकि देखिए जानवर क्या है, वो बिना बोले ही एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते हैं। यही बात यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, हीरा मोती अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? एक दूसरे से सींग मिलाकर, एक दूसरे को सूंघ कर, सभी या एक दूसरे को चाट कर? तो सही यहाँ पर क्या है? वो है सभी। वो सींग भी मिलाते थे, एक दूसरे को सूंघते भी थे और चाटते भी थे। ये सारा करके वो एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते थे। हीरा मोती में समर्पण का भाव कैसे था? अब वो एक दूसरे के प्रति समर्पण थे, वो कैसा भाव था? गाड़ी में रखा सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए? नहीं। गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा भार दूसरे पर पड़े? नहीं। संकट में एक दूसरे की मदद करते थे। गाड़ी में जुते होने पर गाड़ी का ज्यादा भार दूसरे पर ना पड़े, यानी कि गाड़ी पे तो ये कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर भार आए, दूसरे पर भार ना जाए। तो ये समर्पण का भाव है। तो लास्ट है। चलिए अब हमारे पास ये जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड के जो हमारे 6 अध्याय दिए गए हैं, इन 6 अध्यायों में से हमारे सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न और हमें करने होंगे 3 प्रश्न। एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है 25 से 30 शब्दों में, शब्द लिमिट ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे कितने? 2 मार्क्स। तो 3 प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं आपको। भिक्षु नमशे की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। तो भिक्षुक नमशे, जहाँ पर हमारे लेखक रुके थे, जहाँ पर उनको जो है वो बौद्ध लिपियाँ मिली थी पढ़ने के लिए ना, तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी, लेखक ने पाठ में बताई हुई है। नमशे बौद्ध भिक्षु थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वे शेखर विहार नामक जागीर के प्रमुख भिक्षुक थे, क्योंकि वहाँ पर जागीर की देखरेख करने के लिए भिक्षुओं को भेजा जाता था, है ना। तो वो कहाँ थे? शेखर विहार के जो जागीर थी उसके प्रमुख थे। वे जागीरों में खेती करते थे। दूसरे प्रबंधक भिक्षुओं की तरह जागीर में उनका बहुत मान सम्मान था। अपने नाम के अनुरूप ही उनका स्वभाव था। वे बहुत अच्छे इंसान थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र का भी नहीं था। चूंकि वो भिक्षुक थे तो उनके अंदर वो अहंकार नहीं था। वे विनम्र स्वभाव के थे। वे जागीर के प्रमुख भिक्षु थे, जिसे राजा के समान मान प्राप्त था। लेखक उनसे भिखमंगों की वेशभूषा में मिला। लेखक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भिखारी के वेश में ही उन्हें सम्मान मिलेगा।
पर उन्होंने लेखक से प्रेम पूर्वक मुलाकात की और उन्हें उचित मान सम्मान दिया। अब लेखक हमारे भिक्षु के रूप में थे, अब कोई भिखारी होगा तो हम उसे भाई बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देंगे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे। उनके लिए भिखारी हो चाहे एक धनाढ्य व्यक्ति हो, उनके लिए सभी समान थे। तो उनके इस व्यवहार से पता चलता है कि वो जो है समान भाव रखते थे सभी के लिए। नेक्स्ट है सांवले सपनों की याद पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है। अब आपको बताना है कि इस पाठ में आपको शिक्षा क्या मिल रही है। तो सांवले सपनों के पाठ जो हमने पढ़ा, जहाँ पर हमने जो है जाबिर हुसैन के जरिए सालिम अली जी के बारे में पढ़ा, जो कि एक बर्ड वॉचर थे, है ना। सांवले सपनों की याद पाठ हमें सिखाता है कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा अस्तित्व क्यों कायम है, मनुष्य का अस्तित्व कायम रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण रहेगा, और ये वातावरण जब तक रहेगा जब तक ये प्रकृति है। प्रकृति कब तक रहेगी? जब तक पशु पक्षी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पशु पक्षियों और प्रकृति का संरक्षण मनुष्यों द्वारा हो, क्योंकि मनुष्य को ये पता होना चाहिए कि जिस दिन ये प्रकृति या पशु पक्षी नष्ट हुए, मनुष्य का अस्तित्व खत्म होने में भी समय नहीं लगेगा। प्रकृति को प्रदूषण से बचाना चाहिए, उनका असीमित दोहन नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें उससे नहीं लेना चाहिए। पाठ प्रकृति को हरा भरा तथा समृद्ध बनाए रखकर प्रकृति से निकटता बनाने की भी सीख देता है कि हम इसके जितना करीब रहेंगे उससे उतना लगाव करेंगे, हम उसको उतना संरक्षित कर पाएंगे। महादेवी वर्मा ने मिशन स्कूल में जाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भाई देखिए मिशन स्कूल जो है वो ईसाई संप्रदाय जैसी जो है शिक्षा देता था। वहाँ पर जो है जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही थी, एक तो प्रार्थना अंग्रेज़ी में होती थी, सारी शिक्षा वहाँ अंग्रेज़ी में थी, जिसकी वजह से महादेवी वर्मा को वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। महादेवी वर्मा ने बचपन में अपनी माँ के संपर्क में संस्कृत और पंचतंत्र पढ़ा। उनकी विशेष रुचि हिंदी और संस्कृत में थी। लेखिका को भी अपनी माँ के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत सुनना अच्छा लगता था। लेखिका का जब मिशन स्कूल में दाखिला कराया गया तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। वहाँ अंग्रेजी की प्रार्थना नहीं होती, वहाँ अंग्रेजी की प्रार्थना होती थी। विद्यालय में ईसाई लड़कियां ज़्यादा थीं, अतः वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब चूंकि वो एक मिशनरी स्कूल था, तो मिशनरी स्कूल में क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पे जो क्रिश्चियन चीज़ें होती हैं वो फॉलो की जाती हैं। अब उस समय अंग्रेज़ों का शासन था जो कि पूरी तरीके से क्रिश्चियन थे, तो उनके द्वारा जो है वो एक तो अंग्रेज़ी में सारी चीज़ों का होना, ईसाई लड़कियों में उनका रहन सहन बोल चाल अलग होना, ये भारतीय संस्कृति की थी, तो उनके साथ इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे, वहाँ का जो माहौल था वो सारी चीज़ों के साथ महादेवी वर्मा तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, इसीलिए उन्होंने मिशन स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब जब वहाँ बंद किया था उसके बाद उन्होंने कहाँ लिया था, क्रॉसवेल्थ कॉलेज में जो है एडमिशन लिया था, है ना, 5th क्लास में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं। चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। तो वहां पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर जूते और टोपी का आनुपातिक मूल्य, देखिए टोपी बहुत सस्ती आती है, तो टोपी के माध्यम से जो समाज के सम्माननीय लोग हैं उनके तरफ इशारा किया गया है। मतलब जो धनांग जो लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हुनरमंद लोग होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। जूता शक्ति का है, जिनके पास धन ज़्यादा होता है उनके पास शक्ति होती है। तो हमेशा ये समाज किसके सामने झुकता है, ताकत के सामने, पैसे के सामने। और जो लोग हुनरमंद होते हैं उनका सम्मान कोई नहीं करता, वो बड़े सस्ते में होते हैं। तो इस जरिए उन्होंने समाज पर भी व्यंग्य किया है और प्रेमचंद की तरफ भी इशारा किया है। देखिए क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने साहित्यकार प्रेमचंद की गरीबी एवं खराब स्थिति पर व्यंग्य किया है। चूंकि वो गरीब हैं तो वो टोपी वाली कैटेगरी में आते हैं, हुनरमंद भी हैं लेकिन गरीब हैं, जिसे सम्मान पूछता तक नहीं है।
प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार थे जिन्हें टोपी की तरह सिर पर धारण किया जाना चाहिए था। उन्हें भरपूर सम्मान मिलना चाहिए था, पर समाज में ये टोपी की बजाय जूते की कीमत अधिक आंकी जाती है। अब जूता कौन होता है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है। वो जो सम्मान के पात्र नहीं, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तो स्थिति यह है कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है। यानी कि जो वाकई हुनरमंद लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें धन के आगे और ताकत के आगे झुकना पड़ता है। जबकि होना उल्टा चाहिए कि भाई हुनरमंद जो लोग होते हैं उनके सामने पूरा संसार झुकना चाहिए, चाहे पैसे वाला हो चाहे ताकत वाला हो। प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे अपने दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि बेसिक नीड्स की भी पूर्ति कठिनाई से कर पाते, जैसे खाना पीना, रहना, कपड़े। अब जैसे जूते का फटा होना, ये इशारा कर रहा है कि भाई उनके पास उनकी बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए जूता खरीद पाए। साहित्यकार होने के बाद भी उस समय समाज के कथित ठेकेदारों ने उनके सामने अनेक कठिनाई खड़ी की हुई थी। बहुत सारी मुश्किलें उन्होंने खड़ी कर रखी थी। चलिए, तो ये अब आपके पास में आ रहा है आपका काव्य खंड। हमने गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्न कर लिए, अनुच्छेद पर आधारित बहुविकल्पीय हो गए और वर्णनात्मक हो गए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 और 10 रहेगा हमारे काव्य खंड पर आधारित। सबसे पहले काव्य खंड के जो 7 अध्याय हैं उनमें से हमारे सामने रखा जाएगा कोई भी पंक्तियां, उनको पढ़ना है, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें देना है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं है, सारा क्या है? काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भये, बैठ कबीरा जी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए काबा और काशी, यानी कि काबा क्या हो गया? मुसलमानों का तीर्थ स्थल, पवित्र स्थल, ठीक है, और काशी हो गया हिंदुओं का तीर्थ स्थल। ये मेरे लिए क्या है? एक समान हो गए। क्या हो गए? एक समान हो गए। दूसरा उन्होंने बोला राम ही भया रहीम, और मेरे लिए राम और रहीम एक समान हो गए। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, यानी कि मोटे आटे को जब हम महीन पीसते हैं तो वो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है, और कबीर उसको बैठकर बहुत आराम से खाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग के साथ भी होता है, गेहूं की बनी चीज़ें इतनी पसंद नहीं आएंगी, मगर मैदे की बनी चीज़ें बड़ी टेस्टी लगती हैं। ठीक है ना? तो वही चीज़ इन्होंने कही कि जिस तरीके से मोटे आटे को पीस के हम मैदा बनाकर उसे खाते हैं और बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, और कबीरदास जी कह रहे हैं मैं भी उसी तरीके से उसे बैठ कर खाता हूँ। मेरे लिए भी काबा, काशी, राम, रहीम सभी एक समान है। यानी कि वो धार्मिक सद्भावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो ये दोनों धर्म जो प्रमुख रूप से थे, ये आपस में वैमनस्य रखते थे, लड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत ही एक क्या कहते हैं ना, अजीब सा माहौल समाज में बना रहता था। तो उसको लेकर उन्होंने अपनी कई जगह बात करी है कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी यहाँ पर बता भी रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये सभी धर्म एक है, क्योंकि वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने दोनों धर्मों की समानता की बात करी है। देखिए क्या है, पद्यांश के अनुसार काबा, काशी किसके समान होते हैं? अज्ञानी लोगों के समान, ज्ञानी लोगों के समान, कट्टरपंथी लोगों के लिए, या उपरोक्त में से कोई। तो यहाँ पर काबा और काशी जो है वो ज्ञानी लोगों के लिए एक हो जाते हैं। कैसे भाई? जो ज्ञान जिनको होता है वो धर्म के नाम पर लड़ते नहीं हैं, उनके लिए काबा और काशी दोनों एक ही हो जाते हैं, यानी कि वो पवित्र स्थान है। अब वो किसी भी धर्म के हों, काशी जाएं तो भी उन्हें वहाँ शांति मिलेगी, और काबा जाएं तो भी उन्हें वहाँ शांति ही प्राप्त होगी। राम रहीम कैसे हो गए हैं? धर्मों के बीच भेदभाव करते हैं, इनमें से कोई नहीं। धार्मिक भेदभाव के समाप्त होते ही, धार्मिक भावना आहत होते ही। तो यहाँ पर राम रहीम कैसे हो गए हैं? धार्मिक भेदभाव के समाप्त होते ही, यानी कि राम रहीम हो गए, रहीम राम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे बीच क्या हुआ? जो धार्मिक भेदभाव है वो समाप्त हो गया। भाई मेरे लिए पूजनीय है, मैं मुसलमान हूँ तो भी राम को पूजूंगा, मैं अगर मुसलमान होते हुए मैं रहीम को भी पूजूंगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं राम को भी पूजूंगा और रहीम को भी पूजूंगा। तो यानी कि जब हमारे अंदर से वो धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाता है, तब राम और रहीम एक हो जाते हैं। मोट चून मैदा भय से क्या भाव है? देखते हैं।
आटा और मैदा एक ही चीज गेहूं से बनते हैं, बात सही है। उसी तरह राम और रहीम भी ईश्वर की ही दो रूप है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें जो हैं वो किससे बन रही हैं, गेहूं से बन रही हैं। उसी तरह ये ईश्वर के ही दो रूप माने गए हैं। मैदा और चून में कोई अंतर नहीं होता, चून मोटा होता है और मैदा पतला होता है। चून को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है, नहीं। तो यहाँ पर भाव क्या है, ये पहला वाला, आटा और मैदा एक ही चीज गेहूं से बनते हैं, उसी तरह राम और रहीम भी ईश्वर के ही दो रूप हैं। प्रस्तुत साखी से कबीर का क्या उद्देश्य है। अब ये साखी उन्होंने किस उद्देश्य से हमारे सामने रखी है, क्या है, चलिए देखते हैं। सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना है, हिंदू और मुसलमानों के लिए कार्य करना है, इनमें से कोई नहीं, हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव बताना है। तो ये साखी उन्होंने रखी है सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए, यानी कि आप अपने अपने धर्मों के लिए मत लड़िए, इन दोनों में एक ही चीज है, एक ही सार तत्व है, आपको धर्म के नाम पर लड़ना नहीं है, जो है वो एक ही है। यहां जीम शब्द का अर्थ क्या है, जीमने का अर्थ क्या है, गेहूं खाना, सांप्रदायिकता या पीना। तो यहाँ जीमने का तात्पर्य है खाना, जीमना मतलब खाना खाना, यानी कि ईटिंग जो होती है, हम खाने कोई चीज को खा रहे हैं, वो जो क्रिया है उसको कहते हैं जीमना, यानी कि खाना खाना, ठीक है। चलिए अब हमारे पास हमारे काव्य खंड के 7 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे, हमें सिर्फ 3 प्रश्नों को करना है, ठीक है। अब जो आप ये 3 प्रश्न करेंगे, हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर, तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 6 नंबर का दिया गया है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं, अब अगर वे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास एक सुचारू रूप से नहीं होगा। तो जब वो सुचारू रूप से नहीं होगा तो आगे चलकर समाज की बागडोर जब उनके हाथ में आएगी, तब हमारा समाज भी स्वस्थ समाज नहीं कहलाएगा। तो देश की प्रगति, समाज की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो। इसके लिए बच्चों को खेलना और पढ़ना दोनों ही आवश्यक होता है, और इन दोनों को त्याग कर अगर इतनी छोटी उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि ये भविष्य के लिए खतरा है, और इसी को देखकर सोचकर हमारे कवि चिंतित हैं। तो कवि कौन है, राजेश जोशी। हर याद रखिएगा, हर कविता के पोएट आपको पता होने चाहिए। कवि के लिए बच्चों का काम पे जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में उन्हें खेल कूद कर अपने बचपन जीने का आनंद लेना चाहिए और स्वयं को स्वस्थ और सबल बनाना चाहिए, उस उम्र में वे काम करने के अपना भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। उन्हें तो पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों दिया गया कि भाई उनको तो आगे बढ़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो आगे चलें और पढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है पढ़ना और खेलना, काम करना नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, काव्य सौंदर्य लिखिए। चलिए देखते हैं क्या। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो काव्य सौंदर्य में 2 चीज़ें होती हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में इन 2 पंक्तियों में क्या चीज़ बताई जा रही है, ये आपको लिखना होता है। और शिल्प सौंदर्य में हम लिखते हैं कि इनमें किस तरह के, जैसे यहाँ पर प्रादेशिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मानवीयकरण अलंकार है, भाषा सरल और सहज है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। चलिए देखें क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य। गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पाहुन की संज्ञा दी गई है, इसलिए ये क्या हो गया, सजीव चित्रण हो गया। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए। भाषा आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है जिसमें चित्रात्मकता है, यानी कि एक चित्रात्मक, जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमारे सामने एक चित्र बन रहा है,
ठीक है, कि बादल के आने का जो चित्र है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है और भाषा जो है वो बहुत साधारण बोलचाल की ली गई है। सजे धजे मेहमान द्वारा बादलों को उपमानित करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि ज्यों शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पहली पंक्ति में तो हमारे पास क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवरके में मानवीयकरण और अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बन और ठन, क्योंकि यहाँ पर ना शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ यहाँ पर मेघों का मानवीयकरण किया गया है, बंठन का आने का, तो मानवीयकरण अलंकार है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काव्य, कभी किसी भी पंक्ति का काव्य सौंदर्य आए तो आप ऐसे लिखना, ठीक है। कवित्री ललद किसे साहब मानती हैं, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। तो किसे साहब मानती हैं, ललद जो है वो एक शैव भक्तिन है, यानी कि वो शिव जी की आराधना करती हैं। तो वो अब किसको साहब मानेंगी, वो शिव को। अब वो उसको पहचाने क्या कहते हैं, वो हर एक कण कण में व्याप्त है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि हर एक कण में शिव व्याप्त है, ये चीज उन्होंने बताई है। तो देखिए क्या है, कवि परमात्मा को साहब मानती है। परमात्मा यानी कि देखिए वहां पर वो शिव भक्त है, तो आप शिव भी लिख सकते हैं, जो भव सागर से पार करने में समर्थ है। वो साहब को पहचानने का उपाय बताती हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए, संसार का कम अपना ज्यादा रखो। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकती हैं। अब ये कैसे होगा भाई, जब ईश्वर हर एक कण में विद्यमान है तो ईश्वर तो हमारे अंदर भी विद्यमान है, हमारे अंदर भी ईश्वर का कण है। अगर हम अपने आप को पहचानेंगे तो हम क्या होगा, हम ईश्वर को भी पहचानेंगे। तो इसलिए हमें आत्मज्ञान का बोध होना जरूरी है, यानी कि अपने अंदर आप खंगालिए, अपने आप को जानिए, परखिए। प्रश्न संख्या 4 है, क्या ग्रामश्री कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो ये प्रश्न जो आया है ना, ग्रामश्री कविता से आया है, और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, जहां पर कविता का पाठ प्रवेश दिया गया है वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, इस कविता में गंगा तटीय किसी गांव का जिक्र किया गया, क्योंकि गंगा नदी के बारे में बताया गया है ना, तो गंगा नदी के किनारे स्थित किसी गांव के बारे में बताया गया है। क्योंकि इसमें विस्तृत क्षेत्र पर फैली हरियाली है, हरे भरे खेतों आदि की बात की गई है, तो इससे पता चलता है कि इसमें उत्तरी भारत के मैदानी इलाके का चित्रण है। अब उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गंगा। उत्तरी भारत का मैदानी इलाका जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं, इसी प्रकार का इलाका है जैसा वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो गंगा नदी के किनारे जो गांव हैं जो हैं उनका नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप कभी कहीं पर, जैसे बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, इन सब जगहों से गंगा का जो है विस्तार उद्गम होकर जाती है कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल जाके वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप सभी देखेंगे इनके आसपास से होने वाले जितने भी गांव हैं वो कुछ इसी तरीके के लगते हैं। चलिए अब हम आ गए अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका पर आधारित प्रश्न है। अब कृतिका पर जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर हमारी कृतिका पाठ पुस्तक में तो 3 ही चैप्टर दिए गए हैं। अब उन 3 चैप्टर में से 3 ही प्रश्न आपके पास आएंगे और 3 में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। तो जो भी आप प्रश्न करोगे उसके लिए आपको जो उत्तर लिखना है वो 50 से 60 शब्दों, यानी कि जैसे मैंने कहा कि इस बुक से आने वाले प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी है, ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको देने हैं। तो 3 चैप्टर आपके कौन कौन से, इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, ये 3 चैप्टर दिए गए हैं ना, तो तीनों से एक एक प्रश्न आएगा आपके पास में। अब क्या है, इस जल प्रलय में पाठ में वर्णित बाढ़ विषयक घटनाओं को पढ़कर आप कैसा अनुभव करते हैं, यानी कि जो बाढ़ का जो दृश्य लेखक बता रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आपको क्या फील आ रहा है, वो चीजें। फिर किसी एक प्रसंग का संक्षिप्त उल्लेख करके लोगों की व्यथा पर प्रकाश डालिए तथा उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। अब इसमें जो ये बाढ़ आई है इसके बारे में काफी विस्तृत से चीजें बताई गई है ना, तो आपको जो भी प्रसंग लगा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इस जल प्रलय में वर्णित बाढ़ विषयक घटनाओं को पढ़कर हमें दुख अनुभव होता है। मतलब अब ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, वर्णित मतलब है वर्णन करना, बाढ़ विषयक मतलब होता है
जो बाढ़ आया यानी कि जो फ्लड आया है उससे रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई हैं वो, उसको पढ़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है, बाढ़ जो है वो दुख और तकलीफ ही देता है, लोगों का सामान है, सारी चीज़ें हैं, सब खराब होता है कि नहीं? आम नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्य में सहायता करें। जब पटना में बाढ़ का पानी घुसा तो लोग अपने घरों का सामान ऊंचे स्थानों पर रखने लगे। लेखक को सबसे ज्यादा चिंता गैस की थी। यदि गैस खत्म हो गई तो उसका प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा। गैस मतलब अब गैस नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, और बाकी जलाने के लिए सारी चीजें तो गीली हो चुकी होती हैं। कहाँ से जलाएंगे, कहाँ जलाएंगे, ये भी दिक्कत है ना। गनीमत थी कि लेखक के घर में गैस की व्यवस्था पर्याप्त दिनों के लिए थी। लोग अपने अपने घरों की छत पर ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीले का पानी आदि लेकर चढ़ गए थे, क्योंकि पता था कि भाई घर के फर्स्ट फ्लोर में पानी आ जाएगा। तो सभी अपनी छतों पर ये सारा सामान रखकर तैयार थे। आवश्यक दवाइयां भी साथ रख ली थी। लेखक ने कई बार सोने की कोशिश की, परंतु पानी बढ़ने के साथ ही चारों ओर होने वाले शोर ने उन्हें सोने ना दिया। पानी घुसने से अनेक बीमारियां फैलने का भय था। पटना के अप्सरा हॉल, पैलेस होटल तथा इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में पानी घुस गया था। हरियाली का नामो निशान मिट चुका था तथा रेडियो और जनसंपर्क वितरण की गाड़ियां बार बार चेतावनी दे रही थी कि लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, क्योंकि भाई पानी तो बढ़ेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये था कि आप जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, अपने जो ज़रूरत के सामान हैं उनको एकत्र कर लें, इन सारी चीज़ों के लिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, क्या है? मेरे संग की औरतें पाठ के अनुसार आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। अब इसमें आपको अपनी सोच रखनी है, क्योंकि देखिए जिस समय की ये बात है उस समय पहली क्या कोई भी संतान लड़का ही एक्सपेक्ट की जाती थी, लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन दादी ने ये चीज़ बिल्कुल अलग मांगी। ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे का रीज़न जो ये हमारी सोच में ये आता है, वो एक स्त्री होने पर बहुत गर्व करती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि भाई पहली संतान स्त्री हो, ताकि उनके समाज का वर्चस्व, एक स्त्री होने के नाते जो है वो गर्व महसूस करती थी, और इस बात को प्रकट करने के लिए उन्होंने इस कामना को सामने रखा होगा। एक ये मेरी सोच है। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। मतलब एक तो क्या कहा ना कि मैंने कहा उस समय जो है वो पुरुष प्रधान समाज तो आज भी है, लेकिन पुरुषों की पैदाइश पर यानी लड़की की पैदाइश की कामना ज्यादा की जाती थी। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होंगी। उनका ऐसा करने का दूसरा कारण यह रहा होगा कि वह स्वयं एक महिला थी जिस पर उनको गर्व था। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी। इसीलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी, इसीलिए उन्होंने ये मन्नत रखी होगी। तो ये दो रीजन यहाँ पर बताए गए। तीसरा है, उमा का स्वर आज की नारी का स्वर है। इस कथन के आलोक में रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर अपने विचार रखिए। अब उन्होंने क्या कहा, उमा का स्वर आज की नारी का स्वर है। आज की नारी का स्वर क्या है? उसे पढ़ना है, उसे जीवन में अपने लिए एक पहचान बनानी है, इस संसार में अपनी पहचान बनानी है। वो किसी के आश्रित होकर नहीं, वो स्वावलंबी होकर जीना चाहती है, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है। क्योंकि उमा की पढ़ाई को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की गई, उसे सिर्फ एक वस्तु या एक सामान की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसलिए उसने वो स्वर में बात करी। ठीक है, तो वो एक तरीके से समाज में बराबरी का दर्जा चाहती थी, अपने लिए सम्मान चाहती थी, अपने अस्तित्व की पहचान चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की आवाज को समाज के सामने लाना है। लड़कियों का दोयम दर्ज का पानी मानने वाले को बेनकाब करना, यानी कि भाई देखिए समाज में जो मनुष्य है वो दो दर्जे में है। पहला क्या है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष ये दोनों ही समान रूप से एक संसार या समाज को चलाने के लिए भागीदार होते हैं। एक स्त्री अकेले समाज नहीं चला सकती, एक पुरुष अकेले नहीं चला सकता।
जब ये दोनों अकेले नहीं चला सकते तो समाज में दोनों को बराबरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या किया गया, पुरुष को तो प्रधानता दी गई मगर स्त्री को कोई दर्जा ही नहीं दिया गया, उसमें दोयम दर्जा यानी कि सेकेंडरी उसको कर दिया गया। तो ये चीज बहुत गलत थी। जब दोनों संसार को आगे ले जाने में दोनों की समान भागीदारी है तो समाज में भी उनका समान भागीदारी होनी चाहिए, उसे सेकेंडरी क्यों किया गया। इस एकांकी की केंद्रीय पात्र उमा उन लोगों की कलई खोल देती है जो लड़कियों को भेड़ बकरियां या फर्नीचर का सामान मानते हैं। उमा लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा उनमें आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावना संचारित करती है। आज की नारी उमा जैसी शिक्षा प्राप्त कर स्पष्टवादी, निर्भीक एवं चरित्रवान बनना चाहती है। उमा समाज के तथाकथित नकाब लगाए हुए सफेद पोशों की परवाह किए बिना अपनी आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट करती है। तो वो जो सोचती है उसको वो प्रबल रूप में व्यक्त भी कर रही है। वह एक सशक्त चरित्र की शिक्षित एवं समझदार लड़की है जो अपने युग का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह बिना किसी दबाव में आए लोगों की वास्तविकता को उजागर करती है और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रचलित कुप्रथाओं एवं रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास करती है। वो कह रही ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, तो उनको वो बिल्कुल मानती नहीं है और दूर करना चाहती है। चलिए, तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा खंड गा। अब हम आ गए खंड घा पे, जो कि है हमारा रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न। ये शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 12 से। तो 12, 13, 14, 15 ये 5 प्रश्न हमारे जो हैं ये रचनात्मक लेखन के रहेंगे, जिसमें आपके पास अनुच्छेद आएगा, पत्र आएगा, फिर उसके बाद आपके पास ईमेल है, लघु कथा है और साथ ही साथ संवाद है। ये सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है आपको। तो आपके पास जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे अनुच्छेद के, आपको कोई एक करना है। जो भी आप करोगे वो आपका 120 शब्दों तक होना चाहिए और इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे कितने, 6 नंबर मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास जो अनुच्छेद लिखने को आता है तो उसमें संकेत बिंदु दिए रहते हैं ना संकेत बिंदु। तो ये संकेत बिंदु आपके कैसे होने चाहिए, जैसे मान लीजिए 3 संकेत बिंदु दिए हैं, आपको उतना ही लिखना है। तो अब जो 120 है उसको 3 में डिवाइड कर दो। अब 120 शब्द कैसे लिखे, तो भाई हर एक संकेत बिंदु पे आप 40-40 शब्द लिखो। और मान लो अगर 4 संकेत बिंदु दिए तो हर संकेत बिंदु पे आपको 30-30 शब्द लिखने। तो इस तरीके से आपका जो शब्द का डिवीजन है वो इक्वली हो जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, किसी पे कम नहीं लिख पाओगे। इस तरीके से काम करना। चलिए देखते हैं, तो अब हम तीनों करते हैं। पहला है ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा जगत में नवीन क्रांति विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक तरीके से आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, अब ये शिक्षा जगत की नवीन क्रांति है। पहले क्या होता था, लेक्चर्स दिए जाते थे टीचर्स के द्वारा और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। अब हमें कुछ क्वेरी है तो हमें टीचर से करना पड़े। लेकिन अब क्या है, लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई रिवाइंड करके देख लो। बहुत सारी ऑनलाइन शिक्षा में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। अब इसे लिखना है आपको, यहाँ 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनिवार्यता, यानी कि वर्तमान का जो समय चल रहा है इसमें ये ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये बताना है आपको। सकारात्मक प्रभाव बताएंगे, कमियां बताएंगे और सुझाव। भाई कोई चीज़ें अच्छी हैं तो उसके पीछे डिसएडवांटेज भी होता है, तो कुछ खामियां भी है इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन में, वो बताएंगे। फिर इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है ऐसे कुछ सुझाव आप देंगे। क्या है देखिए, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा जगत में नवीन क्रांति। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा हम किसी भी माध्यम के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करती है, यानी कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हम शिक्षा के द्वारा ही देखते हैं, क्योंकि हम किसी एक विषय पे नहीं, हम लगभग बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैसे ही आज के आधुनिक युग में शिक्षा प्राप्त करने का एक सरल तरीका है ऑनलाइन शिक्षा।
आधुनिक समय में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली एक वरदान की तरह है। जिसने किसी कारण शिक्षा ग्रहण नहीं की, वो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से नए आयाम हासिल कर सकता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपका स्कूल में छूट गया, आप एब्सेंट थे, बीमार थे, तो आप ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू वो सारी चीजें देख सकते हो। वर्ष 1993 में ऑनलाइन शिक्षा को वैध शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकारा गया, 1993 में, जिन्हें प्रयुक्त भाषा में दूरस्थ शिक्षा कहा गया। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम को वर्सेस डीवीएस, डीवीडी और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, डीवीएस और भाई आप लोग जैसे अभी कर रहे हो, तो आप कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हो। और जैसे जो रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी कैसेट्स वगैरह में रिकॉर्ड कर लिया, उसे किसी क्लासरूम में प्ले किया जाए, तो वो होता है डीवीडी के द्वारा प्रोवाइड कराना। बड़ी बड़ी सेवाओं जैसे सिविल सर्विसेज, इंजीनियर्स और मेडिकल बनने ने आदि की शिक्षा भी आज कई संस्थान ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। अब देखिए जेई है, नीट है और आपका आईआईटी है, इन सभी की, यानी कि यूपीएससी है, क्लैट है, ना जाने कितनी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनकी शिक्षा भी ऑनलाइन दी जाती है। बदलते परिवेश में टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव हुए हैं, है ना, और इसके उपयोग भी बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से शिक्षा लेने की पद्धति में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा में उपयोग होने वाली शिक्षण संबंधी सामग्री टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा में समय बचता है। भाई जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो उसमें आने जाने में बहुत समय लगता है, जबकि आप घर में बैठकर मोबाइल पर है, कंप्यूटर पे है, कहीं पे भी ये शिक्षा बहुत आराम से ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आप शिक्षा को अपने घर में आराम से ले सकते हैं। बच्चे लगातार अपने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षा से पढ़ने के नए तरीकों को सिखाते हैं और पढ़ने में भी रुचि रखते हैं। यही नहीं, ऑनलाइन शिक्षा में ट्यूशन या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का खर्चा भी बचता है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों की ये व्हाट्सएप के माध्यम से रोजाना स्टडी मटेरियल, वीडियोस, ऑडियो आदि पहुंचाए जाते हैं। इस नई पहल से शिक्षा व्यवस्था बाधित होने की बजाय अधिक आसान हुई है। बदलते अध्ययन वातावरण ने मनोरंजन को और भी रोमांचित बना दिया है। कथन और अच्छी दैनिक लागत बचत ऑनलाइन शिक्षा के समय में बचाया जा सकता है। इसमें आप अपने वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियोस ऑलरेडी प्रसारित है उन्हें हम फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएमई विद्या नामक प्रोग्राम की शुरुआत करी। अभी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर अमल इतना नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थानों और छात्रों को इसके अनुरूप ढालना एक चुनौती के समान है। भाई कोरोना में एकदम से हम लोग डिजिटल शिक्षा पर आ गए थे, है ना। इंटरनेट स्पीड भी एक बड़ी समस्या है। शैक्षिक दूसरा कारण आज भी कई मध्यम वर्गीय परिवारों में स्मार्टफोन जैसी मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है। भाई कई जगह तो इंटरनेट नहीं आता, बहुत लोग आर्थिक रूप से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं होते हैं। पाठ्यक्रम की असमानता सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि स्कूल्स में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन शिक्षा में जो सिलेबस है वो अलग पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो शिक्षक और छात्र अधिकतर 8 घंटे ऑनलाइन समय बिताते हैं, जो कि मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए हानिकारक है। तो बात करें टीचर्स के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह है और बच्चों के लिए तो ऑलरेडी बहुत नुकसानदेह, क्योंकि वो डेवलप जो है वो बॉडी होती है, एक डेवलप्ड बॉडी होती है, डेवलपिंग बॉडी होती है। तो बच्चों का शरीर जो है वो ग्रोथ पे होता है, उनके ऊपर इन सब का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण माता पिता बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा के प्रोत्साहन से छात्र नए नए ज्ञान से परिचित हो सकेंगे। अगर हम ये करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। सरकार कुछ चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड करे, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी हो, जिससे जिन जगहों पर इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है वहाँ पहुँचे, लोगों को गैजेट्स प्राप्त हों, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके। चलिए, अब दूसरा है हमारा इंटरनेट सूचनाओं की खान विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट हमारे हाथ में है तो हम इतनी सारी नॉलेज ले सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, है ना।
अब इसके 4 संकेत बिंदु हैं। तकनीक का अद्भुत वरदान है, इंटरनेट क्रांति, सूचना का स्रोत और प्रयोग के लिए सजगता। हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ों का भी भरमार कम नहीं है, तो उससे भी हमें सावधान रहना है। देखिए, आजकल की दुनिया में इंटरनेट ने हमारे जीवन की अद्वितीय तरीके से प्रभावित किया है। इसे तकनीक का एक अद्वितीय वरदान माना जा सकता है। इंटरनेट ने हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाया है, जिसमें हम सूचनाओं की खान से जुड़ जाते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या कहा जाए, और जानकारी का बहुत सारा स्रोत है। इसके बिना हमारा जीवन सोचने के लिए अधूरा हो जाता है। इंटरनेट ने सूचनाओं की खान को एक सच्ची क्रांति का संकेत दिया है। पहले सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें पुस्तकें और समाचार पत्रिकाएं भी ही उपलब्ध थी, यानी कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पुस्तकों को पढ़िए, या आप जो है समाचार पत्र वगैरह या पत्रिकाएं पढ़िए, वहां से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती थी। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से जिस तरीके से सूचनाओं की खान से जुड़ सकते हैं, यानी कि इतनी सूचनाएं जिसके लिए आपको कुछ ये नहीं कि पन्ने पलटने या कुछ करना है, वह अद्भुत है। हम गूगल और अन्य खोज इंजन्स का उपयोग करके किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे गूगल ही नहीं है, और से बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके थ्रू अगर हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। इंटरनेट से हमें अनगिनत सूचना स्रोत मिलते हैं। हम विभिन्न वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी रुचि और आवश्यकताओं के हिसाब से विशेष तरीके से समाचार और जानकारियां तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, हम दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम अपनी रुचियों के हिसाब से जानकारी चुन सकते हैं। इंटरनेट के आगमन के साथ हमें सजगता और विवेक पूर्णता की भी आवश्यकता हो गई है। भाई, इंटरनेट आया है, हमें इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, मगर हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पेशेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम अवेयर होने चाहिए उस चीज़ के बारे में। इंटरनेट पर आपको अनगिनत जानकारी मिलेगी, लेकिन यह भी असत्य और दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी से भरा हो सकता है। अब मान लीजिए आपने अगर कोई चीज़ सर्च करी तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें आप मान के चलिए 50% सही है और 50% जो है कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है तो गलत भी होती है। तो ये अब आपको पता करना होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या गलत है। सही गलत की इन्फॉर्मेशन तो अलग है, दूसरा उसमें बहुत सारे क्राइम भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हमें सच्चाई की पुष्टि करने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सजग रहना चाहिए। हमें जानकारी के स्रोत की पुष्टि करनी चाहिए और अपने सोचने की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम सही और सत्य की ओर बढ़ सके। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन क्या सही है क्या नहीं सही है इसकी पुष्टि करना चाहिए। और सजगता इसलिए ताकि भाई आजकल आपराधिक बहुत सारे कार्य जो हैं आप देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ही हो रहे हैं, चाहे बैंक के पैसे निकाल लेना हो, किसी को आप हाउस अरेस्ट कर रहे हो, किसी को आप क्या कहते हैं कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हो, अश्लील पिक्चरें हैं, नग्न तस्वीरें हैं, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब ये आप पर ध्यान है कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है, याद आता है विद्यालय का प्रांगण। अभी तो आप लोग विद्यालय में ही हैं, यानी कि जब इस विद्यालय से निकल जाएंगे तो आपको अपना स्कूल किस तरीके से याद आएगा, वही लिखना है। संकेत बिंदु है विद्यालय की मस्ती, मित्रों का साथ, कक्षा की पढ़ाई। ठीक है, तो इन सब पर आपको लिखना है। ठीक है, चलें लिखते हैं। याद आता है विद्यालय का प्रांगण। विद्यालय का प्रांगण विद्यालय के छात्रों के लिए एक जीवन शैली का हिस्सा होता है। हम सभी स्टूडेंट, आप जैसे आप अभी तो स्कूल में हो, जैसे हमको स्कूल से निकले बहुत टाइम हो गया, तो मुझे अपना स्कूल बहुत याद आता है। उस समय हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। यहाँ पर हम विद्यालय के प्रांगण मतलब होता है जो विद्यालय का जो मैदान होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं की चर्चा करेंगे। विद्यालय का प्रांगण छात्रों के लिए एक मनोरंजन का स्थल होता है। यहाँ वे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, हंसते हंसाते वक्त गंवा सकते हैं और अन्य मनोरंजन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
यह स्थल छात्रों के लिए रिएक्शन और आत्मसात की एक छवि प्रदान करता है। रिएक्शन एंड क्रिएशन, इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे नई नई सोचें हमारे अंदर आ रही हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, यानी कि क्रिएशन, दोनों ही चीज़ों के लिए। विद्यालय का प्रांगण वो स्थल होता है जहाँ छात्र अपने मित्रों से मिलकर समय बिता सकते हैं। यहाँ छात्र दोस्तों के साथ बनाए गए सारे खुशियों और स्मृतियों का आनंद लेते हैं, जिन्हें वे जीवन भर के लिए साथ लेकर जाते हैं। तो हम उस जो स्कूल में जो समय बिताते हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहता है। विद्यालय का प्रांगण एक जगह होती है जहां छात्र पढ़ाई करते हैं और अपनी शिक्षा में मेहनत करते हैं। यहाँ पर छात्र अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करते हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करते हैं। विद्यालय का प्रांगण छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें समाज में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है, क्योंकि हम सिर्फ सीख ही नहीं, वहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीख रहे हैं, अपने लिए नई नई यादों का निर्माण कर रहे हैं। यह छात्रों के लिए अद्वितीय और यादगार स्थल होता है, जो उनके विकास और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 13 में। यहाँ पर हमारे सामने दिए जाएंगे 2 पत्र, ठीक है, कितने? 2 पत्र, एक औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक रहेगा, क्योंकि दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो दोनों में से आपको करना होगा कोई भी एक पत्र, जो कि हम करेंगे करीबन 100 शब्दों में, और इसके लिए हमें मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। प्रश्न देख लें। आप 27/6 बी काखागा नगर के निवासी राधे श्याम या रुक्मणी हैं। आपका एड्रेस दे दिया गया है, आपका नाम दे दिया गया है, ठीक है। आपके मोहल्ले में बहुत से आवारा पशु घूमते रहते हैं। उनकी वजह से न सिर्फ मोहल्ला वासियों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बल्कि वे पशु भी कई समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस समस्या की जानकारी दीजिए और उचित कदम उठाने के लिए अनुरोध कीजिए। अब आप नगर निगम अधिकारी को अगर पत्र लिख रहे हो तो ये एक औपचारिक पत्र है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा दिनांक पहले दे गए, दिनांक पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। सेवा में गोकुल धाम सोसाइटी, गोविंद नगर, दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर ये डेट जो है ना वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, आप डेट लिखोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है विषय। मोहल्ला में आवारा पशुओं की वजह से हमारे मोहल्ले वासियों को तकलीफें हो रही है, समस्या का समाधान हेतु पत्र। प्रिय नगर पालिका अध्यक्ष जी, नमस्ते। मैं आपके यहाँ से एक गंभीर समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। मैं आपको एक गंभीर समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ, जिससे हमारे मोहल्ले में बहुत सारे आवारा पशु बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इन पशुओं की वजह से हमारे निवासियों की तकलीफें हो रही हैं और उनके साथ ही ये पशु भी समस्याओं में फंसे हुए हैं। भाई जानवर भी तो अबोध होते हैं। यह समस्या समाधान के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उचित कदम उठाएं, जैसे कि पशुओं के लिए एक अलग स्थान प्रदान करना, उनके आहार और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपायों का आयोजन करना आदि। इससे हमारे मोहल्ले के निवासियों और पशुओं दोनों की समस्याएं कम हो सकेंगी। तो अगर पशु को एक निश्चित स्थान दे दिया जाए तो क्या होगा भाई, वो हमारे स्थान पे नहीं आएंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, उन्हें भी एक सुरक्षित माहौल मिल जाएगा, खाने का वगैरह सबके लिए, जिसके लिए वो भटकते हैं उन्हें मिल जाएगा, तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। कृपया इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करें। हम आपकी सकारात्मक सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद, राधे श्याम रुक्मणी। और नीचे आप अपना एड्रेस लिख दो, क्योंकि आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हो ये आपको देना पड़ेगा। भाई काखागा नगर की आप बात कर रहे हो। चलिए अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है। क्या दिया गया है? आपके मित्र के पिताजी ने नया मकान बनवाया, परंतु आप गृह प्रवेश पर पहुंचने में असमर्थ हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर अपने मित्र को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र। तो इसमें सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो हमने क्या दिया? 76 पिंक सिटी जयपुर। फिर दिनांक हमने दे दी, प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। ठीक है, तुम्हारा आमंत्रण पत्र मिला। ठीक है,
उन्होंने हमको बुलाया है, तो आमंत्रण पत्र मिला, जिससे ज्ञात हुआ कि आपके पिताजी ने नया आवास बनवाया है। आपने गृह प्रवेश के कार्यक्रम पे मुझे आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम अपने नए मकान के गृह प्रवेश के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां स्वीकारें। साथ ही खेद भी है कि मैं इस सुअवसर पर सम्मिलित होने में असमर्थ हूँ। कारण यह है कि उसी दिन विद्यालय में मेरी विज्ञान प्रदर्शनी है, जिसके अंक भी वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल में जोड़े जाएंगे। यानी कि स्पेक्ट्रम है या साइंस एग्जीबिशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं वो है, और उसके जो अंक हैं वो किस में जोड़े जाएंगे, आपके फाइनल रिजल्ट में। मैं चाहकर भी आपके यहाँ आने में असमर्थ हूँ, अतः क्षमा करना। मेरी ओर से शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें। समय मिलते ही मैं शीघ्र आपसे मिलने आपके नए घर आऊँगा। चाचा जी एवं चाची जी को मेरा सादा प्रणाम कहना। तो मतलब उसके मम्मी पापा को उन्होंने प्रणाम कहा। तुम्हारा मित्र हरीश। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने एक अनौपचारिक पत्र भी लिखा। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक ईमेल। ठीक है, क्या है, छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को, अब उनका ईमेल एड्रेस दे दिया गया xyzschool@gmail.com पर एक ईमेल लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रॉम, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फिर टू जो कि यहाँ पर दिया गया है सीसी और बीसीसी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, डेट डालेंगे, विषय अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं आप। जैसा कि आपको विदित है कि आगामी मास में जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। बहुत सारे कंपटीशन जो हैं वो लाइनअप है होने वाले हैं, जिससे हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध साधनों से हमें अभ्यास किया है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है, यानी कि वो उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और चाहिए। यह अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्री में कोई कमी ना की जाए तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक फंड निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। अब भाई अगर आपको सारे नहीं मिलेंगे खेलने के लिए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे जो जितने भी कंपटीशन होंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है। आशा है आप हम खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आप नाम लिखो आप लिख दो वहाँ पे। चलिए अब हम अथवा करके एक लघु कथा है हमारे पास में। ठीक है, या तो आप ईमेल लिखो या लघु कथा लिखो, दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। क्या है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, विषय पर एक लघु कथा लिखनी है। तो ये तो आप लोग की कविता है जब आप क्लास 10th हिंदी कोर्स बी में हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो उस कविता की पंक्ति पर आपको एक लघु कथा तैयार करनी है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक बार मैं और मेरा दोस्त राजेश समुद्र के पास बैठे थे। यद्यपि राजेश मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, परंतु हम दोनों में गहरी मित्रता थी। हर रविवार को छुट्टी के दिन हम समुद्र तट पर जाते और कुछ देर तैरते। राजेश ठीक ठाक तैर लेता था, जबकि मैं गहरे पानी में तैरना अभी नहीं सीख पाया था। तभी हमने एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी को बार बार पानी के पास जाते और फिर डर कर वापस आते देखा। उसे देख हमें हंसी आ गई। फिर हम वहां से उठकर भेलपूरी लेने चले गए। लौट कर आए तो देखा एक आदमी किनारे खड़े बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। समुद्र की तरफ देखने पर पता चला कि यह वही बालक है जिसे हमने थोड़ी देर पहले समुद्र के पास खेलते देखा था, यानी कि वो पानी में चला गया और वहां पर जो है डूबने लगा था। मुझे गहरे पानी में तैरने का अनुभव ना था, लेकिन तभी राजेश ने अपनी कमीज उतारकर पानी में छलांग लगा दी। तब तक काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हमने फोन पर एम्बुलेंस भी मंगवा ली, लेकिन राजेश और वह लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अनिष्ट की शंका से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि भाई दोनों डूब गए। एक डर बैठ गया। तभी हमने उन्हें किनारे की तरफ आते देखा। वह बच्चा सही सलामत था, लेकिन राजेश किनारे तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया।
तुरंत हम उसे अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद राजेश को होश आया। राजेश को होश में देखकर मेरी जान में जान आ गई। तब तक राजेश व मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। सारी बात जानकर सबने राजेश की प्रशंसा की। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे की ही जान बचाई थी। तो यहाँ पर क्या है भाई, विचार लो, मतलब आप एक मनुष्य हो और दूसरे का परोपकार करते ही अगर आपकी जान जाए तो ही ये मनुष्यता है ना। सच ही कहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि दूसरे का भला करते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दे। अब इससे सीख क्या मिलती है? देखिए, हमेशा लघु कथा में आपको एंड में सीख लिखनी ही पड़ेगी। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों की संकट में सहायता करे। अतः हमें भी परोपकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जितना हो सके दूसरे की अगर आप मदद कर सकते हो तो अच्छा है। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 15, जहां ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, जहां पर हमारे पास पहला प्रश्न है एक संवाद के तौर पर। क्या है संवाद, देखते हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा भवन के बाहर दो छात्रों के बीच होने वाला संवाद। अब आप एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके अगर किसी फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है तो आप क्या बात करोगे, वही आपको यहाँ संवाद में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। दो मित्र हैं, देवेंद्र और गौरव। पहला है देवेंद्र। हेलो गौरव, कैसे हो, तुम्हारी तैयारी हो गई? गौरव, हाँ मित्र, बस हो गई है। व्याकरण का एक टॉपिक संधि पुनरावृत्ति के लिए रह गया है, यानी कि रिवीजन के लिए रह गया है, वह भी जल्दी से कर लेता हूँ। देवेंद्र, अच्छा, तुम्हें पदबंध की पहचान याद है क्या? गौरव, हाँ, पदबंध की पहचान तो बहुत ही सरल है। यदि रेखांकित शब्दों के अंत में संज्ञा शब्द हो तो संज्ञा पदबंध, और यदि विशेषण शब्द है तो विशेषण पदबंध होता है। ठीक है, बिल्कुल सही उसने बताया। देवेंद्र, ये तो सरल है, पर क्रियापदबंध में मुझे कठिनाई आती है, क्या तुम उसे मुझे समझा सकते हो? गौरव, अरे मित्र, इसमें कुछ नहीं। जैसे नाव उफनती नदी में डूबती चली गई, यहाँ डूबती चली गई शब्द क्रियापदबंध है, इसलिए यह क्रियापदबंध होगा। ठीक है, धन्यवाद। क्रिया विशेषण व सर्वनाम पदबंध मुझे आते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें संधि बताता हूँ, तुम्हारी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। गौरव, हाँ जल्दी बताओ, परीक्षा शुरू होने वाली है। यदि जोड़ने पर आ ई उ हो तो दीर्घ, ए ओ अर हो तो गुण, ए औ हो तो वृद्धि, और अय अर आव आय तो अयादि संधि होती है। ठीक है। गौरव, धन्यवाद मित्र, तुमने तो बड़ी आसानी से संधि समझा दी। अब चलो, परीक्षा शुरू होने वाली है। देवेंद्र, हाँ मित्र, चलो चलते हैं। गौरव, ऑल द बेस्ट मित्र। देवेंद्र, तुम्हें भी मित्र धन्यवाद। ठीक है, तो जैसे आप लोग मित्र आप एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हो, जो भी एग्जाम होता है तो उसके टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हो, वैसा ही डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। ठीक, चलिए, अब अथवा करके हमें एक सूचना तैयार करनी है। क्या है? या तो आपको वो संवाद करना है या आपको ये सूचना बनानी है। क्या है? आप नीरज या नीरजा हैं और नव संस्कृति विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। ठीक है, विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने की जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। ठीक है, तो अब सूचना तैयार करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो सूचना उसी बॉक्स के अंदर ही लिखी जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले आपने एक बॉक्स बना लिया, तो सूचना तैयार करने वाली जो भी आपकी संस्था होती है, हम पहले वहाँ लिखते हैं बसंत पब्लिक स्कूल, सूचना, दिनांक। फिर क्या है, मुझे खुशी है कि मैं आपको सूचित कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हमारे विद्यालय में आने वाले सप्ताह को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़ा मतलब क्या होता है? 15 दिन। 15 दिन को पखवाड़ा कहते हैं। हाँ? इसका उद्देश्य हमारे छात्रों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुझान बढ़ाना है। हमने विभिन्न कार्यक्रमों, भाषण प्रतियोगिताओं और हिंदी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना प्लान किया है, कि मतलब हम ये सारे काम करेंगे, हम ये प्लान कर रहे हैं इस पूरे पखवाड़े में, यानी इन 15 दिनों में। यह हमारे छात्रों के लिए एक शौकीनता भरा समय रहेगा, यानी कि वो जो उनके अंदर जो बहुत सारी बच्चों के अंदर एबिलिटी होती है, तो वो सारी एबिलिटी निकालकर यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई लिखता है, कोई किसी भी चीज़ में है, तो वो अपना हुनर यहाँ पर प्रदर्शित कर सकता है।
जहां वे अपनी हिंदी भाषा कौशल में सुधार करेंगे। हम सभी का स्वागत है इस पखवाड़े में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। नीरज, नव संस्कृति विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष या अध्यक्षा। कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल, सूचना का मतलब है इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसको भी आप दे रहे हो, उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र संख्या 3 जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई। तो इसी तरीके से आपके पास प्रश्न पत्र आने वाले हैं। भाई सैम्पल पेपर है, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में रहते हैं, इससे आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस भी जानने की कोशिश मिल जाती है, चाहे व्याकरण हो, चाहे आपका पाठ्य पुस्तक हो, चाहे लेखन हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से अभी हम आपके पास और सैम्पल पेपर लेकर आएंगे, यानी कि अब हम मिलेंगे अपने 4th सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस के साथ में। तब तक इसमें दिए गए प्रश्नों को देखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।